विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और आपका पहला ही पेपर हिंदी का है। आज मैं आप लोगों के समक्ष 20 बहुविकल्पीय पूछे जाने वाले प्रश्नों पर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि आप लोगों को क्या क्या पूछा जाता है वो मैं पहले आपको बता रहा हूं और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को उससे संबंधित प्रश्न हल कराऊंगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग का क्या मतलब है कि शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 तक। तो 1918 से 1936 के काल में जो लेखक उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य ये लिखे हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है, उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं और यह प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, शुक्ल युग के लेखक कौन से हैं और शुक्ल युग का उपन्यासकार कौन है, शुक्ल युग का कहानीकार कौन है, शुक्ल युग का नाटककार कौन है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, शुक्लोत्तर युग का उपन्यास कौन सा है, उपन्यासकार कौन है, कहानी कौन सी है, कहानीकार कौन है, नाटक कौन सा है, नाटककार कौन से हैं। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको जवाब देना पड़ता है। उसके बाद आती है बात रीतिकाल से। तो रीतिकाल पर मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो बना करके मैटर प्रोवाइड कर चुका हूं। तो उसके बाद आती है बात आधुनिक काल की। आधुनिक काल में आपसे क्या पूछा जाता है, तो आधुनिक काल में आपका जो टॉपिक होता है वह साहित्य से होता है कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग का लेखक कौन है, भारतेंदु युग में कौन कौन से काव्य लिखे गए, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन सी हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन सी हैं। उसके बाद भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। फिर आती है बात द्विवेदी युग पे। तो द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है और उसके बाद द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आधुनिक काल के अंतर्गत तीसरा जो कालखंड आता है वह है आपका छायावाद। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं, छायावादी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इस तरह से आपको छायावाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवादी कवि कौन से हैं, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां क्या हैं और उन कवियों की रचनाएं क्या हैं। उसके बाद आता है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है, प्रयोगवाद के कवि कौन हैं और प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर आता है नई कविता का दौर। तो नई कविता के प्रमुख कवि कौन से हैं, नई कविता के प्रवर्तक कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं। और उसके बाद आता है सठोत्तरी कविता, यानी सन 1960 के बाद की कविता को सठोत्तरी कविता कहते हैं। तो सठोत्तरी कविता के कवि कौन से हैं। उसके बाद आता है एक गद्य गीत। गद्य गीत का मतलब गद्य काव्य, जिसमें गद्य और काव्य दोनों समाहित होते हैं, उस पर एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको इतने सारे टॉपिकों से लेकर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उन बहुविकल्पी प्रश्नों में जितना मैंने अभी आपको बताया, इन पूरी टॉपिकों से केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो इतना कुछ बता दिया और फिर बता रहे हैं कि 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
दरअसल 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। और व्याकरण में से कौन कौन से पोर्शन से आते हैं? रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, पर्यायवाची, उसके बाद आपका आता है तत्सम तद्भव, उसके बाद विकारी अविकारी, उसके बाद वाच्य परिवर्तन, उसके बाद वाक्य के भेद या प्रकार, और शब्द रूप, धातु रूप। तो आपको इस बार धातु रूप नहीं पढ़ना है, शब्द रूप ही पढ़ना है, जिसमें से कि आपको युष्मन और तद को पढ़ना है। तो यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रीतिकाल और आधुनिक काल से आते हैं। तो हमें आशा है कि अब आप लोग पूरी तरीके से हमारी बात समझ गए होंगे कि हमें इस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने के लिए कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है। हमारी पहली बात आती है शुक्ल युग, और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से आपके प्रश्न आते हैं। उसके बाद आती है बात रीतिकाल पर। रीतिकाल, रीतिकाल में रीतिकाल की समय सीमा, उसके कवि, उसके वर्ग, तो इस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसके बाद बात आती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है और आधुनिक काल के अंतर्गत कौन कौन से काल आते हैं। तो इसमें जो पहला काल आता है वह है भारतेंदु युग या भारतेंदु काल। भारतेंदु युग, मैं इन सब की समय सीमा जब मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तब दूंगा। भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवाद युग, और पांचवा है प्रयोगवाद। छठा है नई कविता। यहां से आपके प्रश्न आते हैं। अब आप पूरा तो संभव नहीं कि आप सब याद कर लें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। एक तो छायावाद, दूसरा प्रयोगवाद। तो सबसे ज्यादा आपको किस पर फोकस करना है? एक तो छायावाद पे और दूसरा प्रयोगवाद पे। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दो कवि हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको मैं पढ़ा दूंगा। भारतेंदु युग में भारतेंदु जी हैं, इन पे चर्चा करेंगे। उसके बाद छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इन पे बात करेंगे। प्रगतिवाद में आ जाते हैं आपके शिवमंगल सिंह सुमन और एक दो और हैं, नागार्जुन हैं। तो इस तरह से उनकी रचनाओं पर थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। उसके बाद बात आती है प्रयोगवाद की। तो प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है वो अज्ञेय है, और यहाँ पर आपके 4 सप्तक निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 4 सप्तक। इन चारों सप्तकों पर बात होगी, और इन एक एक सप्तक में 7 कवि हैं, तो इन 7 कवियों पर भी हमारी आपसे बात होगी। किस सप्तक का कौन सा कवि है और किस तरह से इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है नई कविता की। तो नई कविता में जगदीश गुप्त है इसके प्रवर्तक, यहाँ से बातें आती हैं। तो आप अब समझ गए होंगे। उसके बाद यहां से
आपके गद्य और काव्य, जो आपके पाठ पाठ में जो संकलित हैं कवि और लेखक, यहां से भी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो यहां से लेकर के आपके पाठ तक के जो कवि हैं लेखक हैं उनकी रचनाएं पूछी जाती है। किसमें पूछी जाती हैं? 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत पूछी जाती है। अब ये तो आपका हो गया 10 नंबर का प्रश्न जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका व्याकरण से क्या क्या पूछा जाता है? व्याकरण से आपका रस, छंद, अलंकार, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, वाक्य, वाच्य, वाच्य परिवर्तन और आपका फिर शब्द रूप पड़ता है। शब्द रूप में युष्मद और तद, ये दो ही पढ़ने हैं आपको। तो इतने टॉपिकों से यानी रस से, छंद से, अलंकार से, समास से, उपसर्ग से, पर्यायवाची से, वाक्य से, वाच्य परिवर्तन से, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है वो लगभग थोड़ा सा विस्तृत है, और यहां से अगर आप प्रश्न गलत करते हैं तो यहां से आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, तभी आपके पूरे के पूरे नंबर इसमें आ सकते हैं। नहीं तो आप गलती करेंगे, इसमें का उसमें, उसमें का इसमें करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न आपको OMR शीट पे भरना पड़ता है। अगर आपने एक बार किसी भी प्रश्न का विकल्प गलत भर दिया और दूसरी बार अगर आप सोचेंगे कि हम इसे फ्लूट लगा करके जो सही आंसर है उसे भर दूं, तो वो आपका प्रश्न फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि फ्लूट का इस्तेमाल नहीं होता, वो कंप्यूटर से जांची जाती है आपकी OMR शीट। तो इसलिए वहां पर आप बहुत सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर हल करेंगे, तब जाकर के आप अपने गोले को काला करेंगे, वो भी ब्लैक पेन से। तो बच्चों, यहां से आपके 20 नंबर के प्रश्न आने हैं। अगर जो बच्चा 20 नंबर का प्रश्न कर दे और फिर पूरा 50 नंबर में से 3 नंबर और कर दे तो वो पास हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि जैसे पूछा कि शुक्ल युगीन लेखक हैं, यानी शुक्ल युग के लेखक कौन है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि अज्ञ, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ, धर्मवीर भारती, यशपाल और प्रेमचंद। अब जो बच्चा नहीं जानता है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, शुक्ल युग के कौन कौन से लेखक हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे? तुक्का मारेंगे। आपको प्रश्न का पता नहीं है आंसर, प्रश्न के जो आंसर है वो नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? तुक्का मार देंगे कि चलो जी ये हो सकता है, और इसको उठा करके इस तरह से गोला कर देंगे। तो यहां पर तुक्का मारने से आपका काम नहीं चलेगा। यहां आपको समझना ही पड़ेगा, कुछ चीजें हैं उसे रटनी पड़ेगी, तभी आपके 20 प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी वो सही होंगे। और उसे सही करने की मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 20 के 20 प्रश्न जो मैं पढ़ाऊंगा लगभग 18-19 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। आप ध्यान से इस क्लास को पढ़ लेंगे तो ये दुविधा
आपकी दूर हो जाएगी और आप यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से नंबर हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी क्लास। आपका पहला प्रश्न है कि शुक्ल युगीन लेखक हैं, यानी शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन है, विकल्प है, पहला अज्ञेय, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है यशपाल और चौथा है प्रेमचंद। तो शुक्ल युग के जो लेखक हैं वह कौन है? प्रेमचंद हैं। ये आंसर आपका सही है। अब यहां ध्यान से आप लोग समझिएगा कि शुक्ल युग के जो लेखक हैं वह कौन कौन से हैं, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसे बहुत तरीके से समझ लीजिएगा। आगे पूछे जाएंगे इस तरह से प्रश्न तो आप आराम से दे देंगे प्रश्न का उत्तर। शुक्ल युग के लेखक हैं, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा मुंशी प्रेमचंद, चौथा पांडे वेचन शर्मा उग्र, पांचवा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, छठा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सातवां चतुरसेन शास्त्री, आठवां वृंदावन लाल वर्मा, नौवां भगवती चरण वर्मा, दसवां श्याम सुंदर दास, 11वां गोविंद वल्लभ पंत, 12वां ऋषभ चरण जैन और 13वां भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो शुक्ल युग के जो लेखक हैं वह इतने हैं। अब इनमें से आपको इंपॉर्टेंट किसको किसको याद रखना है कि पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद को याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद को याद रखना है, पांडे वेचन शर्मा उग्र को याद रखना है, चतुरसेन शास्त्री को याद रखना है, भगवती चरण वर्मा और वृंदावन लाल वर्मा को याद रखना है। ऋषभ चरण जैन को भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह से आपको अब पता चल गया कि शुक्ल युग के लेखक कौन कौन से हैं। तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, पांडे वेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा और भगवती चरण वर्मा, श्याम सुंदर दास भी आते हैं। तो इतने लोगों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि शुक्ल युग के लेखक हैं, तो कौन थे वो आपने आंसर दिया। ऐसे भी प्रश्न आता है कि शुक्ल युग का लेखक नहीं है। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो यहाँ पर शुक्ल युग के लेखक नहीं है, वो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद भी हैं, मुंशी प्रेमचंद भी हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग का अन्य नाम है, यानी शुक्ल युग को अन्य किस किस नाम से जानते हैं? तो शुक्ल युग का अन्य नाम है प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, छायावाद युग, ये सभी। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि शुक्ल युग को प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं, प्रसाद युग भी कहते हैं और छायावाद युग भी कहते हैं। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन डी सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि शुक्ल युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, इस तीन और नामों से भी हम जानते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछता है कि अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय सीमा है, यानी शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो क्या है? ए ऑप्शन है 1900 से 1918 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1918 से 1936 ईस्वी और सी ऑप्शन है 1936 से 1943 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1943 से 1954 ईस्वी। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वह 1918 से 1936 ईस्वी होगा, क्योंकि
1918 से 1936 ईस्वी के काल को हम क्या कहते हैं? शुक्ल युग कहते हैं। ठीक है, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, ठीक है, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, ठीक है, और छायावाद युग। क्योंकि छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 ईस्वी है, प्रेमचंद युग भी 1918 से 1936 ईस्वी में है, और आपका शुक्ल युग भी 1918 से 1936 ईस्वी है, और आपका जो है प्रेमचंद युग भी यही है। तो शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग और छायावाद युग, इसकी जो समय सीमा है वह 1918 से 1936 ईस्वी है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही है। तो अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि शुक्ल युग की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी मानी गई है। यही आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? ये जो शुक्ल युग है, इस शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन मैं दे रहा हूं। ऑप्शन ए है श्री लाल शुक्ल, बी है पंडित जुगल किशोर शुक्ल, और सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और डी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्ल युग का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग रखा गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है शुक्ल युग के उपन्यासकारों की। तो शुक्ल युग के जो उपन्यासकार हैं वह है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा और शिवपूजन सहाय। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है सेवा सदन, गोदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। यह पूछा जाता है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है, और इन उपन्यासों में सबसे इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनका गोदान, सेवा सदन, निर्मला और गबन। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे प्रेमचंद जी से कि सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। यह कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है, आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न इस तरह से भी पूछ देता है कि गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? तो उसमें ऑप्शन देगा ए कहानी, बी उपन्यास, सी निबंध और डी नाटक। तो गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान जो है उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए आप ऑप्शन बी उपन्यास पर आंसर देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो गोदान है यह उपन्यास है। ऑप्शन चाहे वहां पर किसी भी ऑप्शन पर हो, वो आपको उपन्यास ही लगाना है। उसके बाद आती है बात जयशंकर प्रसाद की। तो इनकी 3 रचनाएं हैं, 3 उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। तितली, कंकाल, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, ये खूब पूछा जाता है आपसे। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इरावती किसका उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद का है, और यह अपूर्ण उपन्यास है। उसके बाद बात आती है पंडित बेचन शर्मा उग्र, चंद हसीनों के खतूत। ये इनका उपन्यास है, यह पत्रात्मक शैली पर लिखा गया उपन्यास है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा, इनका एकमात्र उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने जितने इंपॉर्टेंट उपन्यास है उन्हीं को उठाया है। तो भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है इंपॉर्टेंट है वह है चित्रलेखा, और वृंदावन लाल वर्मा का जो उपन्यास है वह है मृगनयनी, और शिवपूजन सहाय का जो उपन्यास है
वह है देहाती दुनिया। तो अब आपको भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा दोनों समझ में आ रहा होगा कि एक ही जैसा नाम लग रहा है, भाषाएं भी वैसी लग रही हैं। तो मेरी बात समझिए, आप समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं कि भगवती, भगवती का मतलब कोई देवी, ठीक है। तो देवी फ्रेम में रहती हैं, चित्र में रहती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि भगवती यानी चित्र में, तो चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है वह क्या है, चित्रलेखा। और यहाँ क्या रहा है कि वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी। तो वृंदावन, मृग कहाँ रहता है, वन में रहता है। तो यानी वृंदावन लाल वर्मा तो मृगनयनी हो जाएगा। और यहाँ भगवती, तो भगवती कहाँ रहती है, चित्र में रहती हैं। तो भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा। और वृंदावन लाल वर्मा यानी वन में, तो वन में कौन रहता है, मृग रहता है, तो मृगनयनी। तो ये दोनों आप याद रखेंगे कि वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी है और भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा है। और शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया नामक उपन्यास है। तो इतने ही उपन्यास में से आपको एक जरूर आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो रहे आपके शुक्ल युग के उपन्यास और उपन्यासकार। अभी हमने आपसे बात किया था कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दो चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है, शुक्लोत्तर युग। तो अभी हम बात किस पे कर रहे हैं, शुक्ल युग पे। जब शुक्ल युग की बातें हो जाएंगी तब हम शुक्लोत्तर युग पर चलेंगे। अगर हम एक ही में दोनों पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा दोनों मिक्स टाइप से हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मैं समझाते चल रहा हूं। तो यहां बात हो गई शुक्ल युग के उपन्यास और उपन्यासकार की। अब हम देखते हैं शुक्ल युग के कहानीकार। तो शुक्ल युग के कहानीकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, भगवती चरण वर्मा। आपसे अगर पूछ दे कि शुक्ल युग का कहानीकार कौन है, या तो आप इनके नाम देखेंगे, और नहीं है तो इन्हीं के नाम देखेंगे कि कौन है कौन नहीं है। अब बात आती है शुक्ल युग की कहानी की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ही कहानी लिखा है, 11 वर्ष का समय। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, नाटककार भी हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किसे उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनकी कहानी है सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, ईदगाह, मंत्र, पूस की रात, कफन। कफन इनकी अंतिम कहानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद पंच परमेश्वर, मंत्र, ईदगाह, पूस की रात और नमक का दारोगा। ये भी सारी कहानियां, जितनी भी मैंने यहाँ पर प्रेमचंद जी की कहानियां लिखी हैं, वैसे तो इनकी 200 कहानियां हैं, लेकिन जो इनकी इंपॉर्टेंट कहानी है वो मैंने यहाँ आप लोगों को लिखा है। ये 9th में मंत्र पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से छठी में ईदगाह पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इनकी कफन है, फिर ईदगाह है, पंच परमेश्वर, सौत, मंत्र, पूस की रात और नमक का दारोगा। अब यहाँ आती है बात जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कहानियां हैं, तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनकी कहानियों का संग्रह है। ये जो है 5, एक छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये 5 जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह, कहानी संग्रह है। लेकिन फिर भी ये पूछ देता है कि प्रतिध्वनि किसकी कहानी है या किसका कहानी संग्रह है, तो आपको जयशंकर प्रसाद को ही लगाना है। उसके बाद इनकी कहानियों में गुंडा, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर और सालवती। सालवती इनकी अंतिम कहानी है। ममता 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। इनकी पुरस्कार कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा जादूगर भी। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद को भी आप इनकी कहानी संग्रह और इनकी कहानियों को याद रखेंगे।
उसके बाद आती है बात सुदर्शन की। सुदर्शन ने हार की जीत, ये आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें खड़ग सिंह डाकू है, बाबा भारती का घोड़ा चुरा लेता है। उसमें एक डाकू का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है सुदर्शन, आप लोग भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। और इसके बाद आती है भगवती चरण वर्मा की, इनकी इंस्टॉलमेंट कहानी है। तो इस तरह से शुक्ल युग के कहानीकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीन को आप विशेष याद रखेंगे। इन्हीं में से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, इन्हीं के कहानियों से, तो इन्हें जरूर आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं शुक्ल युग के नाटककार। शुक्ल युग के नाटककार में जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र और वृंदावन लाल वर्मा प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु और जन्मेजय का नागयज्ञ। तो इसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत ही जयशंकर प्रसाद का इंपॉर्टेंट नाटक है, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद, करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी, ये इनके तीन ही नाटक हैं। मैथिली शरण गुप्त, अनघ और तिलोत्तमा, ये भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ इसे आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ। लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये जो सिंदूर की होली नाटक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। ये सिंदूर की होली नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है राक्षस का मंदिर और तीसरा सन्यासी। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र में आप सिंदूर की होली जरूर याद रखिएगा, यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंदूर की होली किसका नाटक है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। या इस तरह से भी दे देगा कि सिंदूर की होली विधा की रचना है, तो यह नाटक विधा के अंतर्गत आता है। प्रश्न में जिस टाइप से बनते हैं वो मैं बताते जा रहा हूं आप लोगों को, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं वहां पर रचना तो पूछ देगा और विधा नहीं पता रहेगी तो आप फिर गलती कर जाओगे। इसलिए सिंदूर की होली नाटक विधा की रचना है। उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी, इनका इंपॉर्टेंट नाटक है। तो ये रहे शुक्ल युग के नाटककार। अब हम देखेंगे शुक्ल युग के निबंधकार। तो शुक्ल युग के निबंधकारों में जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, वासुदेव शरण अग्रवाल, गुलाब राय और डॉक्टर संपूर्णानंद प्रमुख हैं। उसके बाद इनकी रचनाएं देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, विचार वीथी, ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। चिंतामणि यह 4 भागों में है और विचार वीथी, ये 2 निश्चित आप लोग याद रखेंगे निबंधों में, एक तो चिंतामणि और दूसरा विचार वीथी। उसके बाद इनका निबंध है श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति और मित्रता। ये रामचंद्र शुक्ल निबंधों में बहुत ही प्रमुख हैं। इनके चिंतामणि और विचार वीथी निबंध अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, यथार्थवाद और छायावाद, ये पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद से, इन्हें याद रखेंगे। गुलाब राय से भी प्रश्न आते हैं, मेरी असफलताएं, यह इनका बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। ठलुआ क्लब और फिर निराश क्यों, इनके 3 निबंध हैं। तीनों निबंधों में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी असफलताएं हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे। फिर है ठलुआ क्लब। उसके बाद महादेवी वर्मा की बात आती है। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका निबंध है। फिर है छड़दा, साहित्यकार की आस्था और संकल्पिता, इनके 4 निबंध यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो निबंध है
वह श्रृंखला की कड़ियां हैं, ये जरूर याद रखिएगा। फिर छड़दा, साहित्यकार की आस्था और संकल्पिता। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत, 60 वर्ष एक रेखांकन, इनका निबंध है। शांति प्रिय द्विवेदी, साहित्यिकी और संचारणी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का पंचपात्र, कुछ और पद्मवन। एक इनका और है पद्मवन, यानी पंचपात्र पद्मवन, ये ध्यान रखिएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका जो निबंध है वह है शिक्षा का उद्देश्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, शिक्षा का उद्देश्य, यह पूछा जाता है। फिर आती है मुंशी प्रेमचंद की बातें। मुंशी प्रेमचंद का एक ही निबंध है, कुछ विचार। तो निबंधों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप विशेष याद रखेंगे। उसके बाद महादेवी वर्मा की बात आती है, श्रृंखला की कड़ियां याद रखेंगे। बाबू गुलाब राय की बात आती है, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, ये आपको याद होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की बात पर यथार्थवाद और छायावाद याद होना चाहिए। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंचपात्र और पद्मवन याद होना चाहिए। प्रेमचंद्र का कुछ विचार है, ये निबंध है उनका। और संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य है। तो प्रश्न अब कैसे बनेंगे, दे देगा कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है, निबंध की। और पूछ देगा कि चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। पूछेगा विचार वीथी क्या है, तो यह निबंध है। विचार वीथी के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के निबंधकार हैं, तो शुक्ल युग के निबंधकार हैं। महादेवी वर्मा किस युग की निबंधकार हैं, तो शुक्ल युग की निबंधकार हैं। इस तरह से प्रश्न आएंगे। आप लोगों को मैं पैटर्न बताते जा रहा हूं, रचनाएं बताते जा रहा हूं, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। अब बात आती है शुक्ल युग के आलोचक की। तो शुक्ल युग के आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रस मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है और त्रिवेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से आप याद किसको किसको रखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी और रस मीमांसा। उसके बाद बात आती है गुलाब राय की, तो हिंदी काव्य विमर्श और नवरस, इनकी दो आलोचनात्मक कृतियां हैं, जिसमें से नवरस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हिंदी काव्य विमर्श। और श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक जो ग्रंथ है वह साहित्यालोचन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। फिर आती है बात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, तो विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श। अब बात आती है हिंदी साहित्य विमर्श और हिंदी काव्य विमर्श। यहाँ हिंदी काव्य विमर्श है, यहाँ हिंदी साहित्य विमर्श है। तो हिंदी काव्य विमर्श जो है, हिंदी काव्य विमर्श, यह गुलाब राय की रचना है। और जो है हिंदी साहित्य विमर्श, यह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। अब यहां आप याद कैसे रखेंगे, गुलाब राय 1 2 3 4 5, ये 5 नाम से बना हुआ है। और यहाँ हिंदी, इस अर्ध अक्षर को हम नहीं गिनेंगे, इस अर्ध अक्षर को नहीं गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अक्षरों से बना हुआ है। और ये
1 2 3 4 5 यानी 5 अक्षरों के नाम गुलाब राय के हैं। तो ये साहित्य जो है हिंदी काव्य विमर्श ये है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का बहुत बड़ा नाम है। यहाँ हम अक्षर को नहीं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जिसमें 8 अक्षर हैं वह क्या है, वह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। और जिसमें 7 अक्षर हैं वह गुलाब राय की रचना है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इतना बड़ा नाम है तो उनके इतिहास ग्रंथ का नाम भी बड़ा है, 8 अक्षरों में है, और गुलाब राय का 7 अक्षर में है। ठीक है, तो इस तरह से शुक्ल युग के आलोचक हो गए। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से शुक्ल युग का आलोचक कौन है, तो इनमें से नाम रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये हैं, या निम्न में से कौन सा शुक्ल युग का आलोचक नहीं है। इनके ग्रंथ दे देंगे कि रश्मिमांसा किस विधा की रचना है, तो यह आलोचक यानी आलोचना विधा की रचना है। तो इस तरह से आपको प्रश्न याद रखना है। अब बात आती है शुक्ल युग के जीवनी लेखक के। तो शुक्ल युग के जीवनी लेखक में अमृत राय, शिवरानी देवी, मदन गोपाल, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ त्रिपाठी और सुधा सिंह चौहान। विश्वनाथ त्रिपाठी और सुधा सिंह चौहान शुक्ल युग के लेखक नहीं है, फिर भी इनकी इम्पोर्टेंट जीवनी इसलिए मैंने यहाँ दे दिया है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो अमृत राय कलम का सिपाही, यह मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित इनका जीवनी ग्रंथ है। उसके बाद शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, मदन गोपाल कलम का मजदूर, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, यह 3 भागों में है। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी कोविद रत्नमाला, विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश, यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित इनकी यह रचना है। और सुधा सिंह चौहान की जो रचना है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की इसमें जीवनी है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट अमृत राय कलम का सिपाही आपको याद रखना है। शिवरानी देवी, अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे और शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है, तो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में, और मदन गोपाल कलम का मजदूर। ये तीनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कलम का सिपाही सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पर आती है प्रेमचंद घर में, तीसरे नंबर पर आती है कलम का मजदूर। तो ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना, यह रचना आपको याद होनी चाहिए। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन वर्णित है। उसके बाद विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, इसमें शरद चंद्र की जीवनी वर्णित है, शरद चंद्र। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास की भी हिंदी कोविद रत्नमाला बहुत इंपॉर्टेंट जीवनी है, जिसमें 80 लेखकों का जीवन वर्णित है। इसमें 80 लेखकों का जीवन वर्णित है, इसलिए श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला आप याद रखिएगा। ये शुक्ल युग के लेखक भी हैं, तो इसलिए इनका जरूर आप याद रखिएगा। 2 ये अन्य हैं, जिसमें से व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें जीवनी है। किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। और सुधा सिंह चौहान ने लिखा है मिला तेज से तेज, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन वर्णित है। तो इस तरह से शुक्ल युग के जीवनी लेखक में पहला नाम अमृत राय, शिवरानी देवी, मदन गोपाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा और आपका श्याम सुंदर दास, ये आपको याद होने चाहिए निश्चित। और अब पूछेगा कैसे कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। पूछेगा कि कलम का सिपाही किसने लिखा है, तो अमृत राय ने लिखा है। इस बात को ध्यान रखना। अगर कभी ये पूछ दिया कि कलम का सिपाही
में किसका जीवन संकलित है, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद के जीवन का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जीवनी में आप कलम का सिपाही अमृत राय की रचना याद रखेंगे, उसके बाद शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में याद रखेंगे, मदन गोपाल कलम का मजदूर याद रखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना याद रखेंगे, विष्णु प्रभाकर बहुत तेज पूछता है आवारा मसीहा याद रखेंगे, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी कोविद रत्नमाला याद रखेंगे। भले इन दोनों को आप याद रखिए न रखिए, लेकिन ये ऊपर 1 2 3 4 5 और ये 6 रचनाएं जीवनी में आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है शुक्ल युग के आत्मकथा लेखकों की। तो शुक्ल युग के आत्मकथा लेखकों में गुलाब राय, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सुमित्रानंदन पंत प्रमुख हैं। इन बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यशपाल हैं, और शुक्ल युग से इतर यानी हट करके ये हरिवंश राय बच्चन हैं। तो गुलाब राय की जो रचनाएं हैं आत्मकथा, वह मेरी असफलताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, यह उनकी आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है जब लेखक खुद अपनी कथा लिखता है तो उसे आत्मकथा लिखा कहते हैं, और जीवनी जब किसी लेखक की कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। और सुमित्रानंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन इनकी आत्मकथा है। यशपाल सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आत्मकथा लेखक हैं वह है हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। इनका हरिवंश राय बच्चन का सबसे ज्यादा आत्मकथा पूछी गई है। आपसे पूछ देगा क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो यह आत्मकथा है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। पूछ देगा कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है, तो 4 भागों में है। अब बात आती है गुलाब राय की। मेरी असफलताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आत्मकथा है। सुमित्रानंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों शुक्ल युग के लेखक हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। शुक्ल युग के आत्मकथा लेखक हैं। उसके बाद यशपाल की बात आती है। सिंहावलोकन हरिवंश राय बच्चन जो कि शुक्ल युग से हट करके हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, इसलिए मैंने यहां पर ही उन्हें लिख दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये इनकी 4 रचनाएं हैं, आत्मकथा इनकी है 4 भागों में। तो इस तरह से आपको शुक्ल युग के आत्मकथा लेखक को याद रखना है। ये हुई आपकी संपूर्ण शुक्ल युग पर बातें। अगली बातें हमारी होगी शुक्लोत्तर युग पर। ठीक शुक्लोत्तर युग पर भी ऐसे ही प्रश्न चलेंगे कि शुक्लोत्तर युग के कौन लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, जैसे भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको वैसे ही पैटर्न पे पढ़ाऊंगा, वैसे ही पैटर्न पे बताऊंगा। अगर मैं इसे शुक्ल युग को भी इसमें, शुक्लोत्तर युग को अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं पार्ट पार्ट में आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो हमारा ये पहला पार्ट है जो कि
शुक्ल युग से पूरी जानकारी रही आपको। आशा है कि आप लोग पढ़ करके इससे काफ़ी लाभ उठाएंगे और यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।